So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science first book chapter number 2 सत्ता के समकालीन केंद्र. So basically लास्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया था प्रॉपर वे के साथ. सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझे थे, अपने हिंदी नोट्सों के साथ समझे थे. अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, वो चैप्टर्स नहीं देखे तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वो सारी वीडियोज लगी हुई हैं, आप इजिली जाके वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली आज की इस क्लास में हम जानेंगे सत्ता के समकालीन केंद्रों के बारे में. और मैं आपको बता दूं कि रही बात अपने फर्स्ट चैप्टर्स की या किसी भी चैप्टर को कवर करने के बाद उसके क्वेश्चंस की, सो मैं डेली बेसिस पर अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करता रहता हूं. वहां पे मैं हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स डालता रहता हूं, एमसीक्यू बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड. उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर वो चीज़ें आपकी डेली बेसिस पर होंगी तो आपके रिकैप रहेंगी सारी चीज़ें. तो इसीलिए एक स्पेसिफिक वीडियो को ना करके हम उसको डेली बेसिस पे करेंगे कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा. सो वहाँ पे आप सब चीज़ों को अपना बिल्ड कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे तरीके से. ठीक है. अगर आपने बिजनेस स्टडी का आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो बिजनेस स्टडी के मैंने क्वेश्चंस कल ही अपलोड किए थे, आज भी अपलोड करूंगा एंड पॉलिटिकल साइंस के आज मैं पक्का कर ही दूंगा. ठीक है. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को, सत्ता की समकालीन केंद्रों को. तो बेसिकली क्या मतलब है इस नाम का और इसके अंदर क्या क्या ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि हम पहली बार सुनेंगे और विश्व के स्तर पर उनका बहुत बड़ा रोल भी है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ एंड ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में अपने हिंदी नोट्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र. तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है. तो देखो इस चैप्टर के नेम में सिर्फ 3 मतलब निकलते हैं. पहला तो आपके पास आ जाता है सत्ता शब्द. अभी सत्ता का मतलब क्या है, समकालीन का मतलब क्या है और केंद्र का मतलब क्या है. इनमें से 2 चीज़ तो आप पहले से जानते हो, सत्ता एंड केंद्र. सत्ता का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी भी राजनीति, कोई भी तरीके की राजनीति या फिर शक्ति. और केंद्र का मतलब पॉइंट्स, यानी कि कोई पॉइंट है, जैसे कि विद्यालय पढ़ने का केंद्र है ना, म्यूजिक का केंद्र अलग होता है, डांसिंग का केंद्र अलग, मतलब एक पॉइंट जहां पर वो काम होता है. अब समकालीन शब्द का मतलब क्या है. तो देखो समकालीन शब्द का मतलब होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय को समकालीन बोला जाता है. ये आप याद रखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय को समकालीन बोला जाता है. तो इस चैप्टर के नेम का क्या मतलब निकला है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्तियों के वैकल्पिक केंद्र बोल सकते हैं हम, शक्तियों के वैकल्पिक केंद्र. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बेसिकली अभी हम पढ़कर आए हैं जिसके अंदर 2 ध्रुव हमने पढ़े थे. पहला ध्रुव का नाम था यूएसए एंड सेकेंड वन इज यूएसएसआर. यही थे 2 ध्रुव. अब इन 2 ध्रुवों में से इसका तो विघटन हो गया, इसकी समाप्ति हो गई. ये 15 देशों में बट गया जो इसके अंदर सम्मिलित थे, और इसके 15 में से 12 देशों ने एक अलग गठन बना लिया था जिसको हमने CIS देखा था. तो होपफुली आपको सब चीज़ें याद होंगी. तो अब देखा जाए तो इसकी तो शक्तियों की क्या हो गई, बिल्कुल तरीके से समाप्ति हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से. अब बात रही यूएसए की, यानी कि अमेरिका की. तो अब मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि पूरे विश्व में जो शक्ति में है वो एक ही केंद्र है, बिल्कुल कह सकते हैं हम. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सोवियत संघ का गठन हो गया तो पूरे विश्व के अंदर सिर्फ अमेरिका ही शक्ति में रहा. और ये बात उठी कि अमेरिका अपने वर्चस्व को कायम नहीं, अपने वर्चस्व को बेसिकली सभी के ऊपर करेगा. यानी कि मान लो अमेरिका का मन कर रहा है किसी देश पे हमला करने के लिए, तो वो कर सकता है, उसे रोकने वाले ही कोई नहीं है. उसके मुताबिक किसी के पास केवल शक्ति ही नहीं है. तो ऐसी स्थिति हमारे देश में या हमारे विश्व में उत्पन्न ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ था. लड़ाई के बाद भी अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या फेंक दिए थे, न्यूक्लियर बम फेंक दिए थे. और सिर्फ पूरी दुनिया में अकेला वही देश है जिसने इस बम की मार झेली है और जिसका असर आज तक वहाँ की जनता पे दिखता है. तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये बात उठी कि यार जैसा अमेरिका ने एक बार जापान के साथ कर दिया वो दोबारा किसी और के साथ ना कर सके, अपनी शक्तियों का मिसयूज़ ना करे, तो हम क्या करें, हम ये करेंगे कि हम एक बहुत सारी शक्तियों के वैकल्पिक केंद्र बनाएंगे कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी टक्कर लेने के लिए और भी तो हैं. तो इसकी शक्ति इतनी बढ़कर नहीं आएगी हमारे सामने. तो ये हुआ कि 1990 का जब समय चालू हुआ, 1990 का जब समय चालू हुआ तो उसके बाद हमने इन्हीं विचारों पर ध्यान करके इस नए दशक की शुरुआत करी. और हमने यहाँ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, यूरोपीय
संघ, और दूसरा पढ़ेंगे हम बेसिकली आसियान, और तीसरा पढ़ेंगे भाई साहब हम चीन। तो देखो ये तीनों ही आज विश्व के स्तर पर अमेरिका की टक्कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ एक शक्ति यानी कि वैकल्पिक केंद्र में बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रहा है आज के समय में। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आई तो अमेरिका की टक्कर लेने वाले बहुत सारे देश हैं, बिल्कुल हैं। तो इन्हीं सब वैकल्पिक केंद्रों को हम एक तरह से ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, ठीक है, ये कैसे बना, फिर हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, देन लास्ट में हम पढ़ेंगे चीन के बारे में, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम यूरोपीय संघ से, समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें और किस तरीके से इसको बनाया गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो हमने ये जान लिया कि बेसिकली सत्ता की वैकल्पिक केंद्रों में पहला केंद्र हमारे पास आता है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ को बनने में काफ़ी लंबा समय लगा था, और मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ के दो मोटिव थे बनने के। पहला मोटिव जो आपके पास सामने आता है वो ये आता है कि बेसिकली जो दूसरे विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद यूरोपीय देशों की बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी। तो पहली चीज़ अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बनाया गया, यानी कि यूरोपीय संघ गठित जो किया गया था वो किया गया था 1992 में। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो गठित किया गया 1992 में किया गया, और इसके दो मोटिव थे। उनमें से पहला मोटिव ये था कि बेसिकली जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, और पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो बेसिकली जब हमारा ये दोनों विश्व युद्ध हो गए तो उनके बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था लड़ाइयों का, बमों का, वो यूरोप के देशों पर पड़ा था। तो इसी वजह से उन देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी रिसोर्सेज पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। तो ये सोचते हुए उन्होंने आपस में एक संगठन बनाया कि हम अपनी व्यवस्था को मजबूत करेंगे और सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में शामिल होंगे। तो देखिए पहला तो ये था कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया। अब पहला मोटिव हमें समझ में आ गया, तो दूसरा मोटिव क्या हो सकता है? तो कोई दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करना। यानी कि अब हमने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय संघ, सोवियत संघ की स्थिति थी उसकी बहुत बढ़िया थी, मगर कुछ समय बाद उसका विघटन हो गया। अब जब वो विघटन हो गया तो अब कौन बचा? सिर्फ अमेरिका ही बचा, जो कि हमने पढ़ लिया अभी इंट्रोडक्शन में। तो अमेरिका का वर्चस्व सभी पर साबित ना रहे, यानी कि सभी के ऊपर कायम ना हो, वो अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करे, तो उसके वर्चस्व को भी सीमित करने के लिए यूरोपीय संघ बनाया गया था। ये आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है चीज़ें। तो अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बनाया, अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करने के लिए बनाया। अब ये हम जान गए कि बेसिकली इसको सीमित करने के लिए बनाया, तो ये कुछ छोटे मोटे देशों का संगठन था नहीं, इसको मजबूत करने के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास वीटो पावर की शक्ति है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इन्वॉल्व था वो था फ्रांस, ब्रिटेन, जो कि उद्योग की दुनिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर है और इनके पास अपनी वीटो पावर की शक्तियां भी हैं। तो इसीलिए ये कुछ बड़े बड़े देशों का, शक्तिशाली देशों का साथ इसको ताकतवर बनाता था। मगर बाद में जाके ब्रिटेन इससे अलग हो गया, वो हम जानेंगे अभी। बट आपको माइंड में रखना है कि बड़े बड़े जो देश थे, शक्तिशाली देश थे, इनके पास वीटो पावर शक्तियाँ थी, वो इसमें सम्मिलित थे, तो इसीलिए वो उसको शक्तिशाली बना दिया करते थे। तो यूरोपीय संघ इस तरीके से बना था, आप जान गए होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें एक शब्द आता है हमारे पास कि मार्शल योजना क्या होती है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्शल योजना। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्शल योजना का मतलब है मदद, तो देखो बिल्कुल ठीक है। यानी कि विश्व युद्धों के बाद सबसे ज़्यादा हानि इसको पहुंची, मगर इन्वॉल्वमेंट जो था वो अमेरिका का भी था, यानी पश्चिमी देशों का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो पश्चिमी देशों के द्वारा
पहली जो मदद की गई वो अमेरिका के द्वारा की गई, किसको? यूरोपीय संघ को। तो इसी मदद को विश्व के स्तर पर मार्शल योजना के नाम से जाना गया, ताकि ये मदद इसलिए की गई ताकि वो अपने आप की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, अपनी रिसोर्सेज को बिल्ड कर सके, देन आफ्टर वो एक अच्छी पोजीशन पे आ सके। तो ये तो रही मार्शल योजना की बात। अब इसमें एक और आता है हमारे पास टॉपिक, जिसका नाम है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो देखिए, इसका भी सीधा साधा मतलब हमारा ये है कि पहली मदद जो की गई मार्शल योजना यानी कि अमेरिका द्वारा की गई, फिर पश्चिमी देशों के द्वारा इसकी मददें की गई और इसी मदद को यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना गया। और ये मदद इसलिए थी ताकि वो अपने बेसिकली रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और अपनी रिसोर्सेज को बिल्ड कर सके। तो ये मैं आपको बता के बहुत ईजी लैंग्वेज में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन मतलब पश्चिमी देशों की मदद हम यूरोपीय संघ को, ठीक है, और मार्शल योजना यानी कि अमेरिका द्वारा मदद यूरोपीय संघ को। ये समझ में आ गया आपके? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये जब हमें समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यूरोपीय परिषद। यानी कि अब हम ये जानेंगे कि बेसिकली अगर आप ये देखें तो ये क्यों बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि हम क्या कर सकें, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर सकें। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो सोवियत संघ भी हमारा क्यों बिल्ड हुआ था? बेसिकली पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को उत्थान पे लाने के लिए। मगर बाद में जाके क्या रूप ले लिया उसने? सत्तावादी रूप ले लिया। तो सेम सिचुएशन ये थी, इसने बेसिकली एक संघ बनाया था अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, मगर बाद में जाके इसने क्या कर दिया? सत्तावादी रूप लिया। सत्तावादी रूप लेने का मतलब ये है कि इसने यूरोपीय परिषद की स्थापना करी, जो कि 1949 में हुई। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। सो बेसिकली ये दो डेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। यूरोपीय परिषद का मैं सिंपल मतलब बता देता हूँ कि यहाँ से सत्तावादी रूप होता गया, यानी पार्लियामेंट की स्थापना हो गई, और पार्लियामेंट की स्थापना ये हो गई और यहाँ से नई नई चीज़ों की बातें निकलने लग गई। यानी कि जो इसके अंदर 27 देश सम्मिलित थे, उन 27 देशों के अंदर क्या था कि आप कहीं भी जाकर अपना रहना सहना कर सकते हैं, कहीं भी जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, किसी भी देश के अंदर जो इसके अंदर सम्मिलित हैं उनमें आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो ये सब इसने कुछ कानून बनाए और यूरोपीय परिषद के अंतर्गत ही जितनी भी चीज़ें एक देश करता है वो इसने करी। यानी कि बेसिकली अपना झंडा बनाना, अपनी सेना की ड्रेस बनाना, अपनी एक अलग सेना बनाना, अपनी एक अलग मुद्रा बनाना, बहुत सारी चीज़ें इसने ऐसे करी जो कि एक देश से जैसी थी। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यूरोपीय परिषद यानी कि राजनीतिक रूप, एक अर्थव्यवस्था की उत्थान से लेकर राजनीतिक रूप इसने लिया और ये कुछ दो चीज़ें करी जो कि इंपॉर्टेंट है। 1949 में ही यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत ये बातें हुई थी कि जो हमारे 27 देश हैं उनके अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी विदाउट वीज़ा हम जा सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। जो हमारे यूरोपीय संघ के अंदर देश है उन सब के अंदर एक मुद्रा चलेगी, उन सभी का झंडा एक होगा और साथ ही साथ हमारी सेना भी एक ही होगी। और उन्होंने ये तक निकाल दिया कि हमारा संविधान भी एक होगा, जिसको बनाने में वो असफल रहे थे, वो नहीं बन पाया। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो, हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन है ये यूरोपीय संघ का। कब बना यूरोपीय संघ, इसके दो मोटिव्स क्या थे, मोटिव्स होने के बाद मार्शल योजना का मतलब क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का मतलब क्या है, देन आफ्टर यूरोपीय परिषद का मतलब क्या है, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। होपफुली आपको भी समझ में आया होगा, बट फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो मुझे आप जरूर बता दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं कि यूरोपीय संघ की और स्थिति पूरे विश्व के स्तर पर अमेरिका को टक्कर कैसे दे रही है, यानी क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिका को हम तुलना में ला रहे हैं इसकी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो जान लिया कि आखिर यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ, यूरोपीय संघ के अंदर जो उसको मदद मिली उसकी क्या क्या मतलब थे, यानी कि हमने मार्शल योजना के बारे में समझा, हमने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के बारे में समझा। और मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की एक छोटी सी डेट है, 1948 के अंदर इसको गठित किया गया था। ये आप राइट डाउन कर लेना अपने नोट्सों के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया। अब हम पूरा तरीके से ये समझ सके हैं कि बेसिकली यूरोपीय संघ अब बन गया। अब हम ये देखें कि यूरोपीय संघ का गठन तो हुआ, अब उसके बाद की स्थिति क्या है, यानी कि जिस मोटिव पे उसको बनाया था वो उसमें खराबी उतरा या नहीं उतरा। तो देखो, बिल्कुल उतरा। सहयोग की व्यवस्था से अधिक राजनीतिक रूप इसने लिया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय संघ की स्थिति आज के समय में विश्व के स्तर पर इतनी अच्छी है कि वो अमेरिका और चीन को बराबर की टक्कर देता है, और इन्हीं टक्करों के बीच में किसी भी मामले पर अमेरिका और चीन से वो धौंस के साथ बात करता है, यानी दबता वो
किसी से भी नहीं है। इसके पॉइंट्सों पे थोड़ी नजर मार लेते हैं कि देखो यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीमा में फैला हुआ विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह काम कर रहा है। ये कोई आर्थिक संगठन की तरह काम नहीं कर रहा। परंतु यूरोपीय संघ अपना संविधान बनाने में तो असफल रहा, परंतु अपनी चीजों पर उसने कार्य किए। यानी कि अपनी सेना बनाने में सफल रहा, अपना झंडा बनाने में सफल रहा, अपनी मुद्रा यानी कि यूरो बनाने में सफल रहा। हर चीज में वो सफल रहा। नहीं रहा तो वो किस में नहीं रहा सफल? अपना एक संविधान बनाने में पूरे यूरोपीय संघ का। अगर मैं बात करूं इसके फ्लैग की, तो इसका फ्लैग कुछ इस तरीके से है जिसके अंदर 12 स्टार्स हैं, है ना, 12 स्टार्स हैं हमारे। अब बात कभी कभार आ जाती है कि 12 का मतलब क्या है, तो बेसिकली यूरोप के अंदर 12 के मतलब को, 12 नंबर को एक बेसिकली एकता का संगठन मानते हैं, एक अच्छा शुभ मानते हैं एक चीज़ को, है ना। तो इसलिए 12 सितारे दिए गए हैं उसके झंडे पे। ठीक, अब देखो 2016 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये, और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक है, जो कि अमेरिका के लगभग बिल्कुल समान है। और सच में विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका से यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। अगर हम इसका बात करें राष्ट्रीय स्तर पर बजट की, तो इसके पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बजट बनकर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको उसे बता दूं कि अंतरिक्ष विज्ञान, संचार और प्रौद्योगिकी के मामले में इसका विश्व पर दूसरे नंबर पर बहुत बड़ा स्थान है। यानी कि यह अंतरिक्ष विज्ञान में, प्रौद्योगिकी के अंदर किसी भी अलग फैक्टर्स में इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्थान है या फिर दूसरा बड़ा स्थान है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये ऐसी स्थिति है जो कि किसी भी बड़े देश से टक्कर लेने के लिए बिल्कुल फुलफिलमेंट कर रही है। यानी कि इसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, इसके पास अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इसका सकल घरेलू उत्पाद बहुत अच्छा है, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका की मुद्रा के लिए खतरा बन सकती है, ये आशंका लगाई जाती है। और साथ ही साथ हमने देख लिया इसका बजट बहुत बड़ा है, इसके अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर विश्व में दूसरा स्थान है। यानी कि सब चीज़ तो इसके अंदर इतनी अच्छी है, तो ये अमेरिका या किसी भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में शामिल होता है या नहीं होता है। तो इसी के साथ आपका पूरा ये यूरोपीय संघ के टॉपिक फिनिश होता है। इसी के साथ मैं ये मानता हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी भी छोटे से भी टॉपिक में डाउट बच गया वो आपके यूरोपीय संघ के बारे में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उसको इतना स्पेसिफिक वीडियो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड अदरवाइज यहाँ तो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ जो नोट्स बने वो बनाए हैं। अगर आपको इनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो सब कोई नोट्स चाहिए आपको, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, वह मैं नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी चीज़ें हम समझते हुए आ रहे हैं, सभी चीज़ों को हम आसान बना रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमारी काफ़ी ब्रीफ है जो कि आपको समझ में आई होगी, बट फिर भी कहीं छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आसियान के टॉपिक के साथ, और उसको भी जल्दी से फिनिश कर देंगे अपने प्रॉपर वे के साथ। देखो अगर मैं चाहता इस पूरे चैप्टर के साथ वीडियो बना सकता था, बट मैंने यूँ नहीं बनाई कि आप जब टॉपिक टू टॉपिक समझते हुए चलोगे तो आपके माइंड के अंदर वो अच्छे से समझ में आएंगी और चीज़ें लंबे समय के लिए बैठ जाएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे आसियान के टॉपिक को। देन आफ्टर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और अगर आपने पिछली क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस क्लास से एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगी हुई है, आप डायरेक्टली यहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।